मैं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति का, और बिहार की राजनीति में विशेष रूप से एक परिवर्तन जो दिख रहा है कि वक्फ बोर्ड एक्ट जब से संसद में पास हुआ है तब से इस बात के लिए नीतीश कुमार पर बराबर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिलता है, या फिर अगले चुनाव में जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा या नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा। तीसरा सवाल, लगातार मीडिया के अंदर चल रहा है कि फलाने नेताओं ने जदयू से इस्तीफा दे दिया, फलाना व्यक्ति जदयू के लिए कितना उपयोगी था, उसके जाने से जदयू की सेहत पर कितना असर पड़ेगा। बार बार बात होती है गुलाम गौस की नाराजगी की, बात होती है कि जो जदयू के बड़े नेता हैं गुलाम रसूल बलियाबी, उनकी नाराजगी का ऐसा कहा जा रहा है कि बलियाबी जो है जदयू छोड़ रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कल इमारत सरिया जाकर गुलाम रसूल बलियाबी वहां के इमामों से उन्होंने बातचीत किया है और उसके बाद वो अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हैं। इस बात की जाती है कि क्यों एक सप्ताह के बाद, ईद के बीतने के एक सप्ताह 10 दिन के बाद खालिद अनवर के यहाँ एक ईद मिलन समारोह का आयोजन होता है और उस ईद मिलन समारोह में जाकर नीतीश कुमार वहां जाते हैं, शामिल होते हैं और उसको इतना ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जाता है जिसको इससे ये साबित करने के लिए केवल कि नीतीश कुमार के दिल में मुसलमान है। ठीक है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार की जो छवि बिहार की राजनीति में बनी एक मुख्यमंत्री बनने के बाद से वो कहीं ना कहीं सर्वसमावेशी रहा है। नीतीश कुमार ने किसी मैंने एक छवि की बात मैं कर रहा हूं, सच्चाई उससे अलग हो सकती है, लेकिन एक जो छवि नीतीश कुमार की बनी है बिहार की राजनीति में कि वो एक सर्वसमावेशी है, मतलब सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को अगर आप गौर से देखेंगे अगर तो 1996 से नीतीश कुमार की राजनीति को आपको देखना होगा, इसलिए देखना होगा 1996 वो कट ऑफ डेट इसलिए बनता है कि 1996 से पहले नीतीश कुमार किसी पार्टी के अंग हुआ करते थे, लेकिन 1996 से लेकर आज तक नीतीश कुमार ही पार्टी है। मतलब जब से नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया, जॉर्ज फर्नांडिस भले ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन उस समता पार्टी का आधार जो था वो नीतीश कुमार ही बने। ठीक है, समता पार्टी मतलब नीतीश कुमार। जॉर्ज फर्नांडिस भी जब तक समता पार्टी में रहे, समता पार्टी के अध्यक्ष रहे, समता पार्टी से जहां से भी टिकट मिला, जीते या हारे, वो सब नीतीश कुमार की दया पर ही थी, दया पर ही था। आपको याद होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश कुमार ने जब चाह नालंदा से जॉर्ज साहब को चुनाव जितवाया, मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं दिया, मुजफ्फरपुर से हार गए, मुजफ्फरपुर से यहां तक स्थिति हो गई कि अंतोगत्वा जॉर्ज फर्नांडिस को निर्दलीय भी नामांकन करना पड़ा। तो ये तो इतिहास रहा है। इसीलिए जब हम बात करते हैं तो फिर नीतीश कुमार की बात करनी होगी। समता पार्टी जदयू का मतलब नीतीश कुमार है। याद होगा किस प्रकार से नीतीश कुमार ने शरद यादव को दूध की मक्खी की तरह अपनी पार्टी से निकालकर बाहर किया था जब वो अध्यक्ष भी हुआ करते थे। खैर, ये आज का मुद्दा नहीं है। आज का हमारा मुद्दा है मुस्लिम राजनीति और नीतीश कुमार। अब हम गौर से देखें 1996 में जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, तब से ऐसा कौन सा चुनाव आप बता सकते हैं? केवल एक चुनाव मुझे लगता है जिसमें मुसलमानों का कुछ प्रतिशत वोट नीतीश कुमार को मिला था। ठीक है, और उस वर्ष उस चुनाव में केवल मुसलमानों का ही नहीं बल्कि यादवों का भी कुछ वोट मिला था। वो चुनाव था 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव एक अपवाद है जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपनी पराकाष्ठा पर था। नीतीश कुमार की जो छवि बनी थी पूरे देश भर के अंदर कि वो 3C से कंप्रोमाइज नहीं करते, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। इसीलिए बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार को मुसलमानों का वोट मिलता था। लालू यादव के खिलाफ राजनीति करते हुए भी यादवों का वोट भी नीतीश कुमार को मिलता था। ठीक है, यहां तक कि कई ऐसे वर्गों का वोट नीतीश कुमार को, दलितों का वोट मिलता था तब भी जब नीतीश कुमार की पार्टी के पास कोई बड़े दलित नेता नहीं थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, लेकिन एक चीज नहीं बदली। एक चीज ये नहीं बदली है कि नीतीश कुमार जब भी बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़े, तब एक 2010 का विधानसभा चुनाव का आप अपवाद मान सकते हैं जब 2-4% मुसलमानों का वोट मिला नीतीश कुमार को, अदरवाइज कभी भी नहीं मिला। उसमें भी 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के बिहार देश की राजनीति के केंद्र में आने के बाद जिस प्रकार से देश की राजनीति ध्रुवीकृत हुई, उसके बाद
जब भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ा, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर बीच बीच में हुए कितने भी उपचुनाव हो, कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिला। इतना ही नहीं, मैं बताऊं आपको, कोई भी पार्टी जो बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ती है उसे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। यहां तक कि बीजेपी के मुसलमान उम्मीदवार को भी नहीं मिलता। यही कारण है कि सैयद शाहनवाज हुसैन इतने पुराने नेता हैं, लेकिन बीजेपी उनको लोकसभा का टिकट नहीं देती है, क्योंकि उनके हारने की गारंटी है। अगर कभी भी शाहनवाज हुसैन ने 2 चुनाव जीता भी है, किशनगंज से या भागलपुर से, तो वो मुसलमानों के वोट से नहीं जीता। आप अगर डाटा निकाल कर देख लीजिए, अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तो वो वोट वो गैर मुसलमानों का वोट था जिसके बल पर शाहनवाज हुसैन ने चुनाव जीता। आप याद कर लीजिए 2009 में जब मुनाजिर हसन बेगूसराय लोकसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे, वहां भी वो वोट जो था वो बीजेपी प्लस वोट था, मतलब भाजपा, और वहां भी मुनाजिर हसन को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता था। महबूब अली कैसर की बात कर लीजिए, खगड़िया से 2 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर, उनको भी मुसलमानों का वोट नहीं मिलता था। अब व्यक्तिगत रिश्तेदार की बात में नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, आप बताइए नीतीश कुमार जब जब बीजेपी के साथ रहे, कब इस तरह के मुद्दों पर नीतीश कुमार ने मुंह खोला? CAA पर नीतीश कुमार ने मुंह कब खोला बताइए आप? आज वफ की बात हम कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट और कई पत्रकार नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार तो ऐसे न थे। भाई याद कर लो ना, CAA जब लागू करने की घोषणा हुई थी 2019 में, जब उसी मुद्दे के आधार पर प्रशांत किशोर और पवन वर्मा ने जदयू से बाहर जाने का फैसला किया था, याद कीजिए नीतीश कुमार की पार्टी का स्टैंड क्या था? सब कुछ आईने की तरह साफ है। उसके बावजूद नीतीश कुमार के पक्ष में बैटिंग करना, नीतीश कुमार के बारे में बताना कि भाई गुलाम रसूल बलियाबी हो, खालिद अनवर हो, गुलाम गौस हो, क्या जदयू में रहते हुए भी जदयू के लिए ये वोट अट्रैक्ट करते हैं क्या? जदयू को वोट दिला सकते हैं क्या? कभी संभव ही नहीं है। यहां तक कि मुझे तो ऐसा कई बार शक कर सकते हैं कि शायद गुलाम रसूल बलियाबी का भी वोट जदयू के उम्मीदवार को मिलता है या नहीं मिलता है, या जहां वो रहते हैं, जहां जिस विधानसभा सीट पे वो मतदाता हैं, अगर वहां से क्या भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या गुलाम रसूल बलियाबी और उनके परिवार के लोग या गुलाम गौस या उनके परिवार के लोग क्या बीजेपी को वोट डालते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कई ऐसे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इसीलिए केवल और केवल नैरेटिव तैयार करने के लिए कि नीतीश कुमार को ये नुकसान होगा और नीतीश कुमार को वो नुकसान होगा, संभव ही नहीं है। देखिए नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर 2015 में राजद के साथ चुनाव लड़े, आप याद कीजिए उस चुनाव के दौरान, हाँ नीतीश कुमार को छिट्टा में वोट मिला, मुसलमानों का भी मिला, यादवों का भी मिला, लेकिन नीतीश कुमार जब भी आरजेडी को छोड़कर आए, बीजेपी के साथ लड़े, क्या यादव जाति के लोगों का वोट मिला? और जब भी नीतीश कुमार, इतना याद रखिए, जब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा अगर चुनावी रणनीति के केंद्र में उन्होंने रखा है किसी को, तो किसको रखा है? यादव जाति को रखा है। नीतीश कुमार हर वक्त एंटी यादव पॉलिटिक्स किया उन्होंने। 96 से आप पन्ना, अखबारों का पन्ना पलटिए, आपको गवाह कई सबूत मिलेंगे, जब लगातार नीतीश कुमार ने गैर यादव, गैर मुस्लिम राजनीति के केंद्र बने। नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी का केंद्र ही रहा कि यादव और मुसलमानों के खिलाफ पोलराइजेशन कराओ, यादव मुसलमानों के खिलाफ अति पिछड़ों को भड़काओ, डराओ उनको, गैर यादव पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को डराओ। इतना ही नहीं, दलितों में भी आप याद कर लीजिए ना, जब नीतीश कुमार ने महादलित एक वर्ग तैयार किया, पासवानों, जो कि पता है दलितों में सबसे मजबूत जाति पासवान जाति है, नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? यही कर रहे थे ना कि पासवान के खिलाफ अन्य दलित जातियों को भड़का रहे थे। तो यह नीतीश कुमार की पुरानी राजनीति है। इस बार भी वही राजनीति नीतीश कुमार ने किया है, जो राजनीति कहलाती है वोट बैंक की राजनीति।
नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति के लिए ही जब तब, हाँ ठीक है, एक मुख्यमंत्री के रूप में लोग उनके पीछे न पड़ जाएं, इसीलिए नीतीश कुमार का एक जेस्चर पॉलिटिक्स कह लीजिए के तहत खालिद अनवर के घर जाना या किसी बड़े नेता को फोन कर देना, इसको आप अगर समुदाय की राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो मुझे तो इस पर तरस खाना पड़ेगा। नीतीश कुमार सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वोट बैंक की राजनीति करने में सबसे बिहार में माहिर राजनेता हैं। इनसे बेहतर वोट बैंक समीकरण तैयार करने में बिहार में आज तक कोई भी राजनेता पैदा नहीं लिया। इसीलिए देश की राजनीति में चाणक्य भले ही अमित शाह माने जाते हों या उससे पहले कई लोग माने जाते हों, बिहार की चुनावी राजनीति के रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की जो भी उपलब्धियां रही हो, लेकिन बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। नीतीश कुमार बिना वोट के नफे नुकसान के बगैर एक भी कदम नहीं उठाते। नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड एक्ट का समर्थन केवल इस गुना भाग के आधार पर ही किया है कि नीतीश कुमार को इससे चुनावी फायदा होगा। उस समय भी किया था, CAA का भी समर्थन इसीलिए किया था नीतीश कुमार ने। आप याद कर लीजिए ना, पूरी विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ थी, नीतीश कुमार भी विपक्ष में हुआ करते थे। नीतीश कुमार अकेले विपक्षी नेता था जिसने नोटबंदी का समर्थन किया था, याद है? नहीं याद है? इसीलिए नीतीश कुमार को पहचानिए, नीतीश कुमार को जानिए, तो फिर नीतीश कुमार का विश्लेषण कीजिए। नीतीश कुमार कुर्सीवादी है। नीतीश कुमार न तो धर्मनिरपेक्ष है न वो सांप्रदायिक है। सुविधा के अनुसार नीतीश कुमार कभी भी कोई भी चोला ओढ़ लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इन बातों में किसी गुलाम रसूल बलियाबी, खालिद अनवर और गुलाम गौस जैसे नेताओं में कुछ भी ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। न इनके आने से फायदा था जदयू को, न इनके जाने से कोई नुकसान है। जदयू मतलब नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी ही जीतती है, नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी ही हारती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।